प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा विलयन की सांद्रता। अब देखिए कि किसी भी विलयन की सांद्रता क्या होती है, उसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। कि मान लेते हैं कि हमारे पास चीनी और पानी का एक विलयन है। क्या है? चीनी और पानी का एक विलयन है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चीनी क्योंकि कम मात्रा में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। यानी जो पदार्थ किसी विलयन के अंदर घुलता है वो विलेय, और जो घोलने वाला पदार्थ है जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर चीनी विलेय है और पानी विलायक है। तो सांद्रता को समझने के लिए मैं एक ऐसा ही दूसरा विलयन ले लेता हूँ। अब देखिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो 500 ग्राम पानी है। हमारे पास क्या है? यहाँ पर 500 ग्राम पानी है और उसमें हमने 10 ग्राम चीनी मिला दी। और दूसरे केस में मान लीजिए कि पानी हमारे पास उतना ही है 500 ग्राम और चीनी हमने मिला दी इसमें 20 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि विलायक कितना है? 500 ग्राम और विलेय कितना? 10 ग्राम। यहाँ विलायक 500 ग्राम और विलेय कितना है? 20 ग्राम। तो हम यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस विलयन में क्योंकि विलेय कम है इसलिए इसकी सांद्रता कम है, और इस विलयन के अंदर विलेय की मात्रा क्या है? अधिक है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम सांद्रता को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक निश्चित तापमान पर क्या है कि एक निश्चित तापमान पर विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। कि विलायक की मात्रा में विलेय की कितनी मात्रा है वो उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अगर विलेय की मात्रा कम है तो सांद्रता कम है, और विलेय की मात्रा अधिक है तो सांद्रता अधिक है। अब देखिए कि विलायक की मात्रा जो है हम कैसे ले सकते हैं? द्रव्यमान के रूप में भी ले सकते हैं और आयतन के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर द्रव्यमान के रूप में ली 500 ग्राम, ठीक है। आयतन के रूप में अगर मैं लेता तो यहाँ पर मैं कह सकता था कि मान लेते हैं कि 1/2 लीटर है, तो इस तरह से आयतन के रूप में भी मैं ले सकता था। अब देखिए कि किसी भी विलयन की सांद्रता दर्शाने के लिए हमारे पास वैसे तो बहुत सारी विधियाँ होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे 9th क्लास के सिलेबस में जो है सिर्फ 3 ही विधियाँ हैं जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि किसी भी विलयन की सांद्रता क्या होती है कि विलायक पदार्थ की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब देखिए कि सांद्रता दर्शाने की जो विधियाँ हैं वो दर्शाने से पहले मैं आपको प्रतिशत के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि प्रतिशत क्या होता है। तो एक बार चलो थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, सिर्फ 1 ही मिनट का समय लगेगा, फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारा स्कूल में कोई एक टेस्ट हुआ, टेस्ट मान लेते हैं कि 20 अंक का हुआ, ठीक, और किसी बच्चे ने इसमें से 19 अंक प्राप्त कर लिए। तो घर आने के बाद पापा ने पूछा बेटा कितने % मार्क्स आए? तो अब बच्चा किस तरह से जवाब देगा? अब देखिए पेपर में नंबर कैसे मिले? ऐसे मिले 19/20, यानी एक फ्रैक्शन के रूप में दे दिया। तो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसको मल्टीप्लाई बाई 100 और आगे परसेंटेज लगा दो, बस परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया कि प्राप्तांक बटे कुल अंक गुणा में 100, इस तरह से प्रतिशत निकल जाता है। 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, तो 19 पाँचे 95% नंबर जो है उस बच्चे के आए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालना हो तो प्राप्तांक बटे कुल अंक गुणा में 100, इतना प्रतिशत जो है निकल आता है। ठीक उसी तरह से जो विलयन की सांद्रता जो है हम मोस्टली प्रतिशत में दिखा रहे हैं, जो 3 विधि हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको प्रतिशत से इंट्रोड्यूस करवाया है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम अपने प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी कक्षा में जो सांद्रता दर्शाने की जो विधियाँ डिस्कस की गई है वो भी ठीक उसी तरीके से हम प्रतिशत में दर्शाते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि प्राप्त अंक प्रतिशत क्या होता है? प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणा में 100, कुछ ऐसा होता है।
तो यहाँ पर देखिए कि विलयन की सांद्रता दर्शाने के लिए क्या होता है कि विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, यानी जैसे ये हमारे पास पूरा विलयन है, यानी चीनी और पानी का पूरा घोल है और उसमें ये चीनी है, तो चीनी की मात्रा बटे पूरे की मात्रा, ठीक, गुणा में 100। अब देखिए कि मात्रा दर्शाने के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। कौन कौन से? या तो हम मात्रा को द्रव्यमान के रूप में दर्शाते हैं या फिर आयतन के रूप में दर्शाते हैं। अब ये हो सकता है कि जो विलेय की मात्रा है वो भी हम किस में दर्शाएं? द्रव्यमान में दर्शाएं, और जो विलयन की मात्रा है वो भी किस में दर्शाएं? द्रव्यमान में दर्शाएं, ठीक। एक तरीका तो ये बन जाता है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। तो इस टाइप की जो विधि है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक, द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक। अब दूसरी विधि क्या हो सकती है कि विलेय पदार्थ का तो हम क्या लें? द्रव्यमान ही लें, लेकिन विलयन की जो मात्रा है वो किस में लें? आयतन में लें, ठीक। तो यहाँ पर की बजाय क्या कर लेना कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। अब देखिए कि अगर विलयन का आयतन में लेते हैं तो हमारे पास ये दूसरी विधि बन गई। तो इस प्रकार की जो विधि है उसको हम कहेंगे कि द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन प्रतिशत, ठीक। फार्मूला बन जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। और तीसरी विधि ऐसी हो सकती है कि हम पूरा विलयन की मात्रा भी आयतन में लें और विलेय पदार्थ की मात्रा भी किस में लें? आयतन में लें। तो इस टाइप की जो विधि बनती है हमारे पास वो बनती है आयतन बटे विलयन का आयतन प्रतिशत। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे सिलेबस में 3 विधियां हैं। तीनों का फार्मूला आपको यहाँ से अभी याद ही हो गया होगा। तो हम इन्हीं फार्मूलों के आधार पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब यहाँ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। कहता है कि 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, ठीक। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो आपके पास जो विलयन है उसमें जो पानी है वो कितना है? 320 ग्राम। नमक है जो आपने इसमें डाला वो कितना है? 40 ग्राम, ठीक। तो अब देखिए कि पूरा विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? विलयन का द्रव्यमान हो गया 320 प्लस 40 कितना हो गया? 360 है, और किस में है? ग्राम में है। तो अब देखिए कि आपके पास विलयन की मात्रा आ गई, किस में आ गई? ग्राम में। ग्राम मीन्स की द्रव्यमान आ गया इसका, ठीक। और यहाँ पर विलेय क्या है? विलेय है नमक, और वो कितना है? 40 ग्राम। तो इसमें देखिए कि पहला वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विलेय पदार्थ का भी द्रव्यमान दिया हुआ है और विलयन का द्रव्यमान भी आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर जो सांद्रता होगी, सांद्रता जो है वो कितनी होगी कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी पूरा विलयन का लेना। आपने सिर्फ विलायक का नहीं लेना, कहीं 320 बटे में कर दो, पूरा विलयन लेना 360 गुणा में 100, इतना प्रतिशत जो है ये आ जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 निमे 36, तो ये आ जाएगा 100/9। 100/9 प्रतिशत जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 11.1 के आसपास आएगा। 11.1% जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंपल हमने लिखा है कि पहले तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, फिर विलायक का द्रव्यमान है, और फिर पूरे विलयन का द्रव्यमान, इन दोनों का टोटल हो गया। फिर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल देते हैं, बस इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए
36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 293 केल्विन जो है आपको क्या दिया हुआ है, ये तापमान दिया हुआ है, ठीक। और ये आपको पता है कि सांद्रता हम कहाँ पे लेते हैं, एक निश्चित तापमान पर ही लेते हैं। तो इसका तो देखिए कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। NaCl कितना ग्राम है हमारे पास, 36 ग्राम है। और जल जो है, जल कितने ग्राम है हमारे पास, 100 ग्राम है। तो पूरा विलियन जो है, विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इन दोनों का टोटल हो जाएगा। आपको पता है कि विलियन के अंदर विलेय प्लस विलायक दो ही चीज़ तो होती है। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 136 ग्राम। अब विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता जो है वो आपको पता है क्या है, विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुणा में 100। तो अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो इसमें सारा कुछ काट कूट के जब आप सॉल्व करोगे तो ये 26.47% जो ये आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह से जो है कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको और मिलता है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो। कोई देख सकते हैं कि ज़्यादा मुश्किल तो इसमें कोई है नहीं। अब कोई ऐसा न्यूमेरिकल भी आपको मिल सकता है कि यहाँ पर जो है आपको विलियन जो है या विलायक की जगह विलियन का आयतन दे दे, तो आप वहाँ पर भी उसी हिसाब से वो फार्मूले जो मैंने आपको 3 फार्मूले बताए वो लगा करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि सममांगी और विषममांगी मिश्रण के बाद अगर हम कि पार्टिकल साइज के आधार पर देखें तो मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है वास्तविक विलयन, दूसरा है कोलाइड विलयन और तीसरा है निलंबन। तो इसमें जो वास्तविक विलयन जो होता है वो सममांगी मिश्रण होता है और ये दोनों जो है विषममांगी मिश्रण होते हैं, ठीक। अब देखिए कि 3 प्रकार के जो विलयन या मिश्रण जो है इनका मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाता हूँ। तो तुलनात्मक अध्ययन यानी इनको बाय कंपैरिजन हम स्टडी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इनके कणों का आकार देख लेते हैं कि वास्तविक विलयन का जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक। 10⁻⁹ मीन्स कि 1/10⁹, यानी 1/10⁹ का मतलब 1 के आगे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक। अब नैनोमीटर यानी इसके आगे मीटर और लगा दो बस, यानी 1 मीटर का इतनेवां हिस्सा, इससे भी छोटे साइज का जो है इसके कण होते हैं, ठीक। अब इतने छोटे साइज के कण होते हैं तो हम इनको जो है नेकेड आई से, इवन माइक्रोस्कोप से भी, सूक्ष्मदर्शी से भी इनको नहीं देख सकते, ठीक। तो इसके अलावा जो कोलाइड विलयन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसका जो आकार है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, 1 से 100 नैनोमीटर का। वैसे तो नंगी आंख से तो इनको भी नहीं देख सकते, लेकिन ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। और निलंबन के जो कणों का आकार है वो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, ठीक। अब देखिए मैं इनका एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा तीनों टाइप्स। जैसे विलयन तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ते आ ही रहे हैं, वही वास्तविक विलयन है और कुछ नहीं है। जैसे चीनी और पानी का जो समांगी मिश्रण जो है वो वास्तविक विलयन का एक उदाहरण हम ले सकते हैं। अब निलंबन में क्या होता है कि जो विलेय के जो कण है, पार्टिकल जो है वो घुलते नहीं है, वो बीच में निलंबित होते रहते हैं, लटकते रहते हैं इसमें। जैसे रेत प्लस पानी, रेत के कण इसमें घुलते नहीं है, वो बीच में लटकते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। या एक कांच का गिलास लेकर के उसमें कुछ बालू मिट्टी डाल के आप देख भी सकते हैं, आपको रेत के कण साफ नजर आएंगे, बिना सूक्ष्मदर्शी के भी आप इनको देख सकते हैं, इनके कणों को, ठीक। जबकि जो कोलाइडल विलयन जो होता है उसमें जो कण है वो पूरे विलयन के अंदर
क्या होते हैं, समान रूप से फैले हुए होते हैं, पूरे घोल में जो है समान रूप से फैले हुए होते हैं। अब अगर हम वैसे देखें ना तो ये ऐसे लगेगा कि जैसे समांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तव में समांगी नहीं होता। जैसे दूध है, दूध को अगर आप देखोगे तो ऐसे लगता है कि समांगी मिश्रण है, इसका कंपोजिशन एक जैसा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दूध के अंदर जो चिकनाई जो होती है ना वो ठोस अवस्था में होती है। ठीक, तो अगर हम वैसे सीधा देखना चाहें तो आपको नंगी आंख से तो इसके कण दिखेंगे नहीं अलग अलग, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो उसके कण आपको अलग अलग नजर भी आ जाएंगे। तो आपको ये पता लग गया होगा कि निलंबन क्या है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसके विलेय पदार्थ के जो कण हैं वो विलयन के अंदर घुलते नहीं है, विलायक में घुलते नहीं है, बल्कि इसके जो समष्टि के अंदर है निलंबित होते रहते हैं और इनके कणों को हम नंगी आंख से भी देख सकते हैं। जबकि कोलाइड के अंदर जो कण है वो समान रूप से फैले हुए होते हैं और इनका जो साइज है वो वास्तविक विलयन के कणों के साइज से बड़ा, लेकिन निलंबन के कणों से क्या होता है, छोटा होता है। और इसके जो कण है वो हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और अंतर देखना चाहें तो अगर मान लीजिए कि वास्तविक विलयन को अगर हम कुछ देर तक छोड़ दें तो इसके जो कण है वो आपको तली में बैठे हुए नजर नहीं आएंगे, यानी जैसा विलयन पहले है ऐसे रखने के बाद रहेगा, चाहे इसको 1 घंटे रखो 2 घंटे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप का जो विलयन है वो स्थायी विलयन कहलाता है। इसी तरह से कोलाइडल विलयन भी जो है वो स्थायी है कि इसको अगर आप रखोगे तो इसके कण जो है वो तली में नहीं बैठेंगे। और जैसे मान लिया दूध है, आपने कई देर तक रख दिया तो ऐसा तो है नहीं कि मलाई नीचे आ जाएगी इसकी। ठीक है, वो एक अलग प्रक्रिया है कि गर्म दूध में मलाई ऊपर, वो हमारे स्कोप से बाहर है। तो अब हम बात करते हैं निलंबन की। निलंबन में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं कि 1 गिलास पानी में कुछ रेत या बालू मिट्टी जो है वो आप 1 चम्मच बालू मिट्टी डाल करके एक बार घोल दीजिए। घोलने के बाद जो है इसको थोड़ी देर रख दीजिए। रखने के बाद आप क्या देखोगे कि बालू मिट्टी जो है नीचे तली में आकर के बैठ गई है। इसका मतलब ये जो है अस्थायी जो है मिश्रण होता है। अब देखिए कि कणों को अलग अलग करने की बात करें, पृथक्करण की बात करें, तो वास्तविक विलयन के जो कण हैं वो अगर आप इसको छान भी लोगे तो अलग नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है कि चीनी को पानी में घोल दिया, नमक को पानी में घोल दिया, फिर उस विलयन को अगर आप छलनी से या फिल्टर पेपर से छानोगे तो आपको चीनी अलग नहीं हो, आप चीनी को अलग नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, और इसी तरह से साधारण छानन प्रक्रिया से जो है कोलाइड के कण भी जो है अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन एक विशेष तकनीक होती है अपकेंद्रीय कण तकनीक, उसके द्वारा जो है इसके कण अलग अलग किए जा सकते हैं। जबकि निलंबन के जो कण है वो आप सीधे छानन प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि छानन, जिसको हम शुद्ध हिंदी में निस्यंदन कहते हैं, निस्यंदन या छानन प्रक्रिया से इसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता। इसके कणों को भी हम अलग नहीं कर सकते, जबकि इसके कणों को हम अलग कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है मैं आपको इन कोलाइड विलयन और निलंबन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण बताता हूँ कि यदि हमारे पास एक बर्तन में वास्तविक विलयन है, ठीक, और उस वास्तविक विलयन में से अगर हम कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक लेजर लाइट जो है वो डाल दी है, तो अगर आप देखोगे तो जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से सीधी निकल जाएगी। ठीक, लेकिन आप साइड में से देखोगे तो इसका पथ आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसके कण इतने छोटे हैं कि वो प्रकाश की किरण को जो है वो प्रकीर्णित नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ से बिखेर नहीं पाएंगे, तो वो प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी, साइड में से आपको नहीं दिखेंगी। जबकि कोलाइडल और निलंबन के अंदर क्या होता है कि निलंबन में जैसे कणों का साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक, कि जैसे कणों का साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो
जैसे किसी कण से टकराएगी तो यहाँ से कहते हैं कि बिखर जाती है। ठीक, और इसका जो साइड में से भी अगर आप देखोगे तो इसका पथ बिल्कुल साफ आपको नजर आएगा, क्योंकि कणों से टकरा करके जो लाइट है वो चारों तरफ फैल जाती है। ठीक, तो ठीक ऐसा ही किसमें होता है, कोलाइड के अंदर होता है कि कोलाइड के अंदर से जो प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है कि इसके कणों से टकराने के बाद प्रकाश की किरण जो है वो फैल जाती है, इसलिए इसका पथ जो आपको साफ नजर आता है। तो ये जो प्रभाव है इसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो हम ये कहेंगे कि कोलाइड के कणों में से गुजरते समय प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसको टिंडल प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक टिंडल थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक, और टिंडल प्रभाव का जो एक आप उदाहरण और भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अंधेरे कमरे में कहीं से प्रकाश आ रहा है और उस कमरे में अगर धूल उड़ रही है तो आप प्रकाश का पथ जो है साफ देख सकते हो, क्योंकि जो धूल के कण हैं वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, प्रकिरणित कर देते हैं। ठीक, इसलिए आपको जो है उसका पथ साफ नजर आता है, तो वो भी क्या है, टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो सारा मैंने नोट्स में लिख रखा है। नोट्स आप यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ निलंबन क्या है ये मैंने आपको बता दिया था कि विषमांग मिश्रण है, इसमें विलेय पदार्थ घुलते निम्न के माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। और जैसे इसके गुण जो हमने बाय कंपैरिजन डिस्कस किए थे, तो अगर आपको निलंबन के गुण पूछे जाए तो जो मैंने यहाँ पर गुण समझाए हैं वो आप निलंबन के गुणों में लिख सकते हैं, और वो गुण मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। इसी तरह से कोलाइडल विलयन क्या होता है उसकी परिभाषा भी जैसे आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जिसमें कोलाइड के कण जो विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और इनका साइज जो है वो निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटा होता है। इसी कारण जो है ये समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये भी समांगी मिश्रण ही होता है। दूध इसका एक उदाहरण है। और अगर आप कोलाइड के गुण धर्म की बात करें तो जैसे मैंने बाय कंपैरिजन इसके गुण धर्म भी बता दिए हैं। ठीक, और इसके अलावा मैंने आपको टिंडल प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, हो सकता है कि 1 नंबर में आपसे पूछ भी लिया जाए कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अब जैसे बाकी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दिए थे, लेकिन एक पॉइंट है कि वास्तविक विलयन के जो कण है वो पारदर्शी होते हैं और निलंबन के जो कण है वो अपारदर्शी होते हैं, जबकि कोलाइडल विलयन के जो कण है वो पारभासी होते हैं, यानी पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच का होता है ये। ठीक, अब देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करवा रहा हूँ कोलाइड विलयन के लिए कि कोलाइड विलयन के जो 2 अवयव होते हैं, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और एक प्रक्षेपण माध्यम। ठीक, क्या क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। अब जैसे अगर हम एक विलयन की बात करें, विलयन में मैंने आपको 2 भाग बताए थे, एक तो विलेय क्या था, एक तो विलेय और दूसरा था विलायक। ठीक, यानी जैसे जो पदार्थ घुलता है वो विलेय और जिसमें घोला जाता है वो विलायक। जैसे चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी विलेय होगी और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। तो ठीक उसी के इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर विलेय की जगह क्या आ गया, डिस्पर्स्ड फेज आ गया, और विलायक की जगह पर क्या आ गया, डिस्पर्सिंग मीडियम आ गया। ठीक, तो विलयन में जैसे इन भागों को हम विलेय और विलायक कहते हैं, ठीक उसी तरह से कोलाइड विलयन के अंदर इनको हम क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो इनकी देखिए परिभाषा, प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कोलाइड रूप में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और प्रक्षेपण माध्यम वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के
टाइप के आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि कोलाइड विलयन जो है वो 8 प्रकार का होता है। और ये 8 टाइप आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर प्रेक्षित प्रावस्था द्रव है और प्रेक्षेपण माध्यम गैस है तो इस प्रकार का जो कोलाइड विलयन जो होता है उसको हम एरोसोल कहते हैं। ठीक, यानी अगर द्रव जो है वो गैस के अंदर निलंबित है, द्रव गैस के अंदर निलंबित है तो इस प्रकार का जो कोलाइड विलयन जो है वो क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। जैसे बादल है या कोहरा है, सर्दियों में आपने कोहरा या धुंध देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि हवा के अंदर, हवा यानी गैस के अंदर पानी के कण जो है वो लटकते रहते हैं, निलंबित होते हैं। तो कोहरा है या बादल, इसी तरह से बादल बनते हैं। तो ये क्या है, ये कोलाइड विलयन के ही उदाहरण है, किस प्रकार के द्रव इन गैस। ठीक, तो लिक्विड इन गैस जो है वो क्या कहलाती है, एरोसोल कहलाती है। ठीक उसी तरह से अगर ठोस गैस के अंदर निलंबित है तो ये भी एरोसोल कहलाता है, लेकिन ये जो है द्रवों का एरोसोल है और ये ठोसों का एरोसोल हम कह सकते हैं। कि जैसे धुआं है, धुआं जैसे सॉलिड कार्बन पार्टिकल होते हैं जो हवा के अंदर लटके रहते हैं, तो सॉलिड यानी ठोस, हवा गैस है। ठीक, स्वचालित वाहन का निधार यानी जो ऑटोमेटिक चलने वाले जो वाहन है उसका जो एग्जॉस्ट है यानी उसका धुआं हम कह सकते हैं, तो वो भी क्या है, ठोस एरोसोल है। और अब हम बात करते हैं गैस प्रावस्था में हो और द्रव जो है वो माध्यम हो, यानी गैस द्रव के अंदर लटकी हो तो उसको हम कहते हैं फोम। जैसे शेविंग क्रीम है, तो शेविंग क्रीम के जैसे झाग होते हैं, फोम का मतलब झाग ही होता है। ठीक है, या साबुन का झाग जो है वो आप इस टाइप का एग्जांपल ले सकते हो। अगर द्रव के अंदर लटके हुए होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमल्सन। जैसे दूध है, दूध एक इमल्सन है। ठीक, फेस क्रीम है, ये एक इमल्सन है। ठोस द्रव के अंदर हो तो उसको बोलते हैं सोल। ठीक, मैग्नीशियम मिल्क है, कीचड़ है, ये ठोस किसमें है, द्रव में होता है। ठीक उसी तरह से गैस ठोस में हो तो उसको हम कहते हैं फोम। देखिए इनका नाम तो सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि जैसे फोम है हमारे पास, जैसे ये स्पंज जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ठोस के अंदर क्या होती है, गैस होती है। ठीक उसी तरह से द्रव ठोस में अगर हो तो उसको हम कहते हैं जेल। जैसे जेली है, पनीर है, मक्खन है, इसके एग्जाम्पल है। या हम बूट पॉलिश का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। ठोस इन ठोस, इसको कहते हैं ठोस सोल। ठीक, ठोस सोल में क्या आ जाते हैं, रंगीन जो रत्न पत्थर होते हैं, दूध या कांच होता है, या मिश्र धातुएं जो है वो सारी ठोस में, ठोस का जो है मिश्रण है और उसको हम क्या कहते हैं, ठोस सोल कहते हैं। तो ये 8 टाइप के जो है कोलाइड विलयन है। इस टेबल को बहुत अच्छे से आपने याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि कोहरा क्या है, एरोसोल है, फोम है, इमल्सन, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके एग्जाम्पल और ये सब कुछ अच्छी तरह से इस टेबल को याद करना है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में जो है हम मिश्रण के जो कण हैं उनको अलग अलग करने के आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। ठीक, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।